अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखानी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी चल रही थी छुट्टियाँ, मैं आउट ऑफ सिटी थी फैमिली के साथ, फैमिली टूर था, तो इस वज़ह से मैंने पीछे से वीडियोज़ तो लगा कर गई थी, उनको स्केड्यूल कर गई थी ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन दरमियान में फिर भी वापस आके भी थोड़ा बहुत घर के काम, कुछ मसरूफ़ियत तो रेडी नहीं कर पाई। तो अब रेडी की है। उम्मीद करते हैं कि कोई ज़्यादा देर नहीं गुज़री होगी। तो धड़कनों के संग-संग रक़्स बिस्मिल किस नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। खाने के बाद आफ़रीन अलग-थलग सी बैठी मोबाइल पर फ़ारिया से चैट कर रही थी, जब एक मुलाज़िमा उसके पास आई। आफ़रीन साहिबा, मेरे साथ आएँ, आपको अम्मा भी बुला रही हैं। मुझे? आफ़रीन ने सर उठाकर मुलाज़िमा को हैरत से देखा। ड्राइंग रूम खाली था। शहराम तानिया के साथ प्राइवेट सिनेमा रूम में था, जबकि बाकी अफ़राद लॉन में गपशप कर रहे थे। लेकिन वो मुझे किस लिए बुला रही हैं? आफ़रीन ने हैरत से पूछा। मैम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, मैं तो बस हुक्म की तामील कर रही हूँ। मुलाज़िमा काफ़ी डरी हुई थी। अम्मा भी की रिहाइशगाह काफ़ी अलग-थलग बाग के दूसरी तरफ थी। बीच में बाग, स्विमिंग पूल, आबशार, कतार दर कतार घने दरख्त आते थे। वो नासमझी से मुलाज़िमा के साथ चल पड़ी। वो इस विला की भूल-भुलैयों से कतई वाक़िफ़ नहीं थी, इसलिए हैरत से झिझक कर मुलाज़िमा के साथ चलती रही। दिल में हैरान भी हो रही थी कि अम्मा भी ने उसे क्यों बुलाया है। जब वो बाग के करीब पहुंची तो स्विमिंग पूल की साइड से गुजरना पड़ा था। उसने सोचा कि मुलाज़िमा से पूछे कि अम्मा भी इस तरफ क्या कर रही हैं। अम्मा भी लेकिन अभी वो जुमला पूरा करती कि उस मुलाज़िमा ने उसे पूल में ज़ोर से धक्का दे दिया। एक छपाक की आवाज़ आई और अगले ही पल आफ़रीन पानी में गहराई तक चली गई। दानिश सूरी पूल से कुछ फासले पर खड़ा ये सब देख रहा था और उसे हैरत हुई कि आफ़रीन यहाँ इस विला में क्या कर रही है। फिर जब मुलाज़िमा ने उसे धक्का दिया और खुद जल्दी से भागी, तो फितरी तौर पर वो उसे पकड़ने भागा, लेकिन फिर आफ़रीन को डूबता हुआ देखकर वो जल्दी से पूल में कूद गया और उसे सतह पर ले आया। आफ़रीन की सांसें उथल-पुथल हो रही थीं। वो रुक-रुक कर सांस ले रही थी। दानिश परेशानी से उसे खींचकर बाहर ले आया। आफ़रीन मुकम्मल भीग चुकी थी और सर्दी से थर-थर काँप रही थी। अचानक ही दूर से सबके आने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हुए उस तरफ आ रहे हों। दानिश समझ गया कि मुलाज़िमा सब ख़वातीन को इस तरफ लेकर आ रही है। उसके साथ ही वो सारा मंसूबा समझ गया। तो ये साज़िश थी। सबको ही मालूम था कि इस वक़्त दानिश सूरी पूल पर मौजूद है और यकीनन इन लोगों ने साज़िश की थी ताकि आफ़रीन यज़दानी को दानिश के साथ पूल पर एक साथ पकड़ा जाए। इनकी घिनौनी साज़िश को सोचकर दानिश का ज़हन झनझना उठा। उसने जल्दी से आफ़रीन का यख होता हाथ पकड़ा। मेरे साथ आए। आफ़रीन ने नासमझी से उसे देखा, लेकिन अंदर से आती आवाज़ों ने उसे दानिश की बात मानने पर मजबूर कर दिया। दानिश उसे बाग की भूल-भुलैयों से गुज़ार कर एक कमरे में ले आया। जल्दी से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं इनको दूसरी जानिब मुतवज्जो करता हूँ। ये कहता जल्दी से वहाँ से चला गया और शहराम को मैसेज किया। शहराम, जो इस वक़्त सख्त बेज़ारी के आलम में तानिया के साथ प्राइवेट सिनेमा में बैठा हुआ था, अचानक इसके फ़ोन पर मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही वो बुरी तरह चौंका और मुस्तरिब सा होकर उठ खड़ा हुआ। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम फ़िल्म देखो। ये कहकर बिना इसके जवाब का इंतज़ार किए बाहर निकल गया। शहराम जैसे ही अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइट मुकम्मल ऑफ थी। सवाए दीवार की शीशे की खिड़कियों से आती हुई चाँद की सफ़ेद रोशनी के पूरा कमरा दूधिया उजाला ओढ़े हुए था। उसने जल्दी से लाइट जलाई। कमरा रोशन हुआ, लेकिन कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। खाली कमरे ने इसका मुँह चुराया। वो आहिस्ता-आहिस्ता चलता हुआ ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा और लाइट जला दी। आफ़रीन, जो इसके वार्ड खोले कोई ड्रेस देख रही थी। अचानक रोशनी होते ही डरकर खुद को वार्डरोब के दरवाजे के पीछे छुपाने की कोशिश करने लगी। उसकी गहरी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो सर्दी और खौफ से कँपकँपा रही थी। उसकी साफ रंगत इस वक्त पीली पड़ी हुई थी, लेकिन शहराम पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें शर्मो-हया से बोझल होकर झुक गईं। आंखों के पपोते आरस पर लरसने लगे। वो वार्डरोब की ओट में अपना भीगा वजूद छुपाने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। इसका भीगा हुआ चेहरा और भीगे हुए बाल दरवाजे से बाहर दिखाई दे रहे थे। होंठ सर्दी से कँपकँपा रहे थे, जैसे सर्दी की सख्ती को बर्दाश्त कर रहे हों। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे परेशानी और खौफ से घूर रही थी। शहराम के पतले होंठों पर मायने खेत सी मुस्कुराहट रेंग गई। आंखों में अलोही सी चमक आ गई। क्या एक चोर जो मेरे ही कमरे में घुसकर मेरी ही वार्डरोब से कपड़े चुराने की कोशिश करे, उसे यूं मुझे घूरने की इजाजत देनी चाहिए? वो दिलफरेबी से निचला होंठ दांतों से दाब कर मुस्कुराया। देखो, मैं तुमसे बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ शहराम सूरी। बाहर लोग मुझे हर तरफ ढूंढ रहे हैं। वो काफ़ी डरी हुई थी। अगर इन लोगों ने उसे शहराम के कमरे में तन्हा देख लिया, तो एक नई कहानी घड़ लेंगे और उसे अपने बाप की इज़्ज़त खतरे में नहीं डालनी थी। लेकिन मसला ये था कि उसके कपड़े मुकम्मल भीग चुके थे।
ऐसी हालत में वो बाहर नहीं जा सकती थी। सबको शक पड़ सकता था। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या करूं? शहराम संजीदगी से दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हुआ। उसके भीगे-भीगे सांचे में ढले वजूद को आंखों में चमक लिए देखने लगा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे किसी की परवाह ही ना हो। उसकी नजरों के इर्तिकाज पर आफरीन का दिल किया या तो उसकी आंखें फोड़ डालें या जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। बेख्तियार भींची आवाज में एहतजाजन गुर्राई। तुम अच्छी तरह जानते हो शहराम सूरी। उसने दांत पीसे। उसे उस वक्त सिर्फ अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल सता रहा था। अगर वो इन तन्हा ऐसी सिचुएशन से दो चार होती तो उसे परवाह ना होती, लेकिन अब उसे सिर्फ अपने बाप की इज्जत खतरे में पड़ने का खौफ लाहक था। अगर रज़िया बेगम और तानिया लशारी ने उसे यहाँ ऐसी हालत में शहराम के साथ पकड़ लिया तो इसकी इज्जत क्या रह जाएगी? साथ ही बाप की पगड़ी भी रूंधी जाएगी। ये उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि मैं लोगों की मुफ्त में मदद नहीं करता, शहराम ने मैनी-खेज़ी से मुस्कुराहट से कहा। इसकी बात पर आफरीन ने सख्ती से अपना निचला होंठ काटा। इसका रंग शर्म से सुर्ख पड़ चुका था। शहराम सूरी, हद में रहो। बाहर तुम्हारी होने वाली बीवी मौजूद है। उसने दांत कचकचाए। तो? शहराम ने नासमझी से अब्रू उचकाकर उसे घूरा। मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए हो, गंभीर आवाज में कहते हुए वह कदम ब कदम उसकी जानिब बढ़ाने लगा। आफरीन यूं हुई थी जैसे बर्फ की बन गई हो। पीछे खिसकने की जगह थी, ना उसके करीब से कर बाहर निकलने की। वो हर तरफ से महबूस हो चुकी थी। करीब पहुंचकर अपना बायां बाजू बढ़ाकर उसके चेहरे के करीब दीवार पर रख दिया। अब दाएं तरफ कब्र था और बाएं तरफ शहराम का बाजू, जो इसके चेहरे के करीब तर कान को छू रहा था। इसकी गहरी आंखों में इस वक्त एक सहर सा छाया था जो सामने वाले को महसूर करके बेबस बना देने के डर पे था। आफरीन का दिल उसके सीने में जोर से धड़कने लगा। इसके खूबसूरत चेहरे पर वो ज्यादा देर निगाहें जमाकर नहीं देख सकी थी, लेकिन निगाहें थीं जो उसे देखने के जुर्म पर उकसा रही थी। गरम गरम सांसों की तपिश से आफरीन का वजूद झुलसने लगा। उसने बेख्तियार मुट्ठियां भींच लीं। आफरीन के लिए ये सहना अजियतनाक था, काफी अजियतनाक। आफरीन ने अपना चेहरा दूर कर दिया। शर्म से वो नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। भींची भींची आवाज में चीख पड़ी। दैट इज इनफ शहराम। तुमने मुझसे मदद का वादा किया है। जब ये अल्फाज उसकी जबान से अदा हुए तो वो उसे अपनी ही आवाज पराई सी लगी, जैसे उसके अंदर कुछ खो गया हो, जैसे वो खुद भी नहीं समझ रही थी। इसकी आवाज कदरे नरम थी। इसके अंदर पछतावे उतर आए। पिछला वक्त तो उसे वापस नहीं ला सकता था, लेकिन आज उसकी दस्तरस में ये औरत थी और वो उसे हमेशा अपने दस्तरस में चाह रहा था। इस वक्त दरवाजा जोर से धड़धड़ाया गया। साथ ही तानिया लशारी की आवाज सुनाई दी। शहराम, क्या आपने आफरीन को देखा है? ये सुनकर आफरीन की रंगत फीकी पड़ गई। गुलाबी होंठ कँप-कँपाए। उसने जोर से शहराम के सीने पर शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। शहराम ने अपनी बाहों में लरसते उसके नाजुक से खौफज़दा वजूद को देखा और उसकी आंखों में नरमी आ गई। आंखों के इशारे से उसे पुरसकून रहने को कहा और उसके हाथ को थपथपाकर अपनी शर्ट उसकी गिरफ्त से आहिस्तगी से निकाली। ड्रेसिंग रूम से निकलकर वो कमरे में आया, अपनी शर्ट सीधी की और दरवाज़ा थोड़ा खोल दिया। बाहर तानिया, रज़िया बेगम, इशरत और निसामिया साथ खड़ी मुतजस्सिस नज़रों से अंदर झाँकने की कोशिश कर रही थीं, जिसे देखकर शहराम को गुस्सा तो बहुत आया, साथ ही चेहरे पर नागवारी भी आ गई। मैं तानिया के साथ प्राइवेट सिनेमा में था, मैं इसे कैसे देख सकता हूँ? सर्द और सपाट अंदाज में कहकर सबको घूरा। उसके सख्त लहजे पर सब नजरें चुरा गए। लेकिन वो कब से गायब है? तानिया की मुतजस्सिस नजरें अब शहराम के पीछे कमरे में दौड़ रही थी। हम सब परेशान थे। सोचा कहीं आपके कमरे में न छुप गई हो। छुप गई है? शहराम ने हैरत से इसको देखा। लेकिन वो किस वजह से छुप गई है? शहराम का लहजा आपके काफी तुर्स था। इसके सवालिया पुरतजस्सुस जुमले पर तानिया लिशारी हिचकिचाई और नजरें चुराने लगी। शहराम अच्छे से जानता था कि इन लोगों ने आफरीन के साथ कुछ साजिश की है। इसकी आंखों में दरश्तगी आ गई। तुम्हारे लिए बेहतर है कि अजीम साहब की बेटी के साथ कोई घिनौना खेल हमारे खानदान में खेलने से परहेज करो। फिर इशरत को गुस्से से घूरा। मामी, आप अच्छी तरह मेरे गुस्से से वाकिफ हैं। सब बेहतर होगा मुझे इश्तिराल दिलाने से बचें। यही आपके हक में बेहतर है। वरना उसने वार्निंग भरी घूरी सब पर डालकर दरवाजा सबके मुंह पर बंद कर दिया। कुछ देर खुद को पुरसकून करके उसने माँ जी को फोन मिलाया। माँ जी इनकी खानदानी मुलाजमा थी। माँ जी ने बचपन से उसको पाला था। वो उसकी एक माँ की तरह इज्जत करता था। अभी उसने माँ जी को कॉल करके बुला लिया। आफरीन शहराम की पैंट शर्ट पहनकर बाहर आई थी। शहराम सोफे पर थका थका सा बैठा हुआ सिगरेट की कश लगा रहा था। कमरे में सिगरेट की बू फैली हुई थी। उसे आता देखकर शहराम की आंखों में चमक उभरी। मैंने माँ जी से तुम्हारे लिए ड्रेस लाने को कहा है। वो आती होंगी।
उसने जुमला खत्म किया तो 50 साल की उम्र की एक मेहरबान चेहरे वाली औरत सफेद दुपट्टे सलीके से ओढ़े नॉक करके अंदर आ गई। माँ जी प्लीज इनको बहिफाजत यहाँ से ले जाएं। आए बेटा मेरे साथ। माँ जी ने आफरीन का हाथ पकड़ लिया। आफरीन ने परेशान होकर शहराम को देखा। शहराम ने आंखों के इशारे से फिक्र मत करो का कहा, जिस पर आफरीन बज़ाहिर पुरसकून होकर लेकिन अंदर से किसी के देखे जाने के डर से बाहर निकल आई। उसे माँ जी एमन के साथ आता देखकर सबने फिक्रमंदी से उसे देखा। तानिया जो इधर से उधर नाखून से दांतों से नाखून कुतरती चक्कर लगा रही थी जल्दी से इसके पास आई। कहाँ थी तुम आफरीन आपी? हमें बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम? मैंने इतनी बार फोन किया आपने उठाया तक नहीं। हमने हर जगह आपको ढूंढा। उफ, हम सब तो मरने की हद तक परेशान हो गए। उसने सुखी सांस लेकर सर पर हाथ रखकर उसे देखा। रजिया बेगम चुपती नजरों से उसे देख रही थी। आफरीन का लिबास बदला हुआ था और बाल भी कुछ भीगे से थे। अम्मा भी ने भी उसे देखकर सुकून की सांस ली। कुछ भी था, वो मेहमान थी और मेहमान के साथ इनके घर में कुछ बुरा होता तो इन्हें शर्मसारी होती। लेकिन आफरीन को इमन के साथ सही सलामत आता देखकर उन्होंने सुकून की सांस ली थी। तुमने मुख्तलिफ लिबास कैसे पहन लिया? इशरत ने ताड़ती हुई नजरों से उसके लिबास का जायजा लेते हुए अचंभे से पूछा। वो मैं बेख्याली में पूल में गिर गई थी। इशरत आंटी आंटी अमन ने मुझे देखकर बाहर निकाला और अपने साथ ले गई। मुझे दूसरे कपड़े दिए और मेरे बाल भी सुखाए और मेरा फ़ोन पानी में भीग गया। अब ये नहीं चल रहा। आफरीन ने सबको देखते हुए मासूमियत से बात बनाई और साथ ही भीगा हुआ फ़ोन दिखाया, जिसकी स्क्रीन काली हो चुकी थी और अंदर से पानी के कतरे नज़र आ रहे थे। आई एम रियली सॉरी, मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ पल रुककर उसने फिर से अम्मा बी को देखकर माज़रत ख़्वाहाना अंदाज में कहा। अम्मा बी ने एमन को सवालिया नज़रों से देखा। क्या ये बच्ची सच कह रही है एमन? वो एमन को 30 साल से जानती थी और इस पर एतबार करती थी। जी हाँ, ये सच है अम्मा भी। मैंने आफरीन बीबी को डूबते देखा तो उसे बाहर निकाला और उसे अपने साथ ले गई। एमन ने मुस्कुराकर नरमी से कहा। हम्म, शुक्र है कि बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो ठीक है। अम्मा बी ने फिक्रमंदी से पेशानी को मसा। अजीम लाशारी अब ठहरना ज्यादा नहीं चाहता था, सो आफरीन का हाथ थाम कर अम्मा बी से माजरत की। हमें अब चलना चाहिए। परेशान के लिए करने के लिए माजरत ख्वाह है। अरे नहीं अजीम साहब, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो इसलिए परेशान हो गए कि कहीं बच्ची को नुकसान ना पहुंच गया हो। अम्मा भी के साथ साथ बाकी सब ने भी इनसे माजरत की थी। इन सब के जाते ही अम्मा भी और बाकी मर्द हजरात अभी अपने कमरों में चले गए। इसलिए हमें दानिश सूरी मुस्कुराता हुआ इशरत के पास चला आया। इशरत आंटी, आपको लाशारी फैमिली के मसलों से खुद को दूर रखना चाहिए। जानती हैं, अगर दादा या दादी को पता चलेगा कि आपने अपने ही घर के लोगों के साथ मसला पैदा करने के लिए बाहर के लोगों के साथ गठजोड़ किया है, तो वो शायद आपको यहाँ रहने ही न दें। इशरत ने चौंक कर दानिश की तरफ देखा। क्या दानिश सब जान गया है? क्या तुमने उसकी मदद की थी? दानिश सूरी ने लापरवाही से कंधे उचकाए। ना उसने ये बात तस्लीम की और ना ही उसने इनकार किया। आपके ख्याल में अगर मैं अपने वालिदैन को आज रात के वाक़ये के बारे में बताऊँ, तो क्या होगा? सोचिए। वो मायूनी ख़ज़ी से इसके सोचते हुए फ़िक्रमंद चेहरे को देखकर मुस्कुराया। अगर इसके देवर असफंद सूरी और दीवारानी निज़ामी असफंद को पता चला कि उनके बेटे दानिश के खिलाफ साज़िश की गई है, तो ज़ाहिर है वो आपस में लड़ पड़ेंगे। इशरत सोचकर ही काम गई और इसके बारे में ज़्यादा गहराई से सोचने की इसमें हिम्मत ना हुई। रास्ते में तानिया लशारी मुसलसल आफरीन को शिकायत करती रही। बराए मेहरबानी आइंदा से अगर तुम कहीं सैर सपाटे करने निकल जाओ तो किसी को बता कर जाना। देखा नहीं हमारी वजह से अम्मा भी और बाकी सबका चेहरा कैसा हो गया था। कोई भी खुश नजर नहीं आया और ये सब आफरीन आपी की वजह से हुआ है। अच्छा खासा तमाशा बन गया हमारी जात का। हम्म। वो काफी जली भुनी हुई मुसलसल आफरीन को निशाना बना रही थी। अजीम लशारी काफी जब्त से ये सब सुन रहे थे और सोचों में गलता थे। उसे आफरीन के साथ किसी का भी रवैया अच्छा नहीं लगा था। आफरीन खामोश बैठी सब कुछ बर्दाश्त से सुन रही थी। उसने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। लेकिन जब घर पहुंचकर लिविंग रूम में सब बैठे, तो आफरीन आहिस्तगी से चलती बाप के साथ बैठ गई और उनका हाथ अपने नर्म हाथों में लिया। डैडी, मुझे उनकी एक मुलाज़िमा ये कहकर बाहर ले गई कि आपको अम्मा भी बुला रही हैं। मैं इनके घर के रास्तों से वाकिफ़ नहीं थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रही है। वो मुझे पूल के पास ले गई और उसने धक्का दे दिया। आंटी निज़ामिया का बेटा दानिश सूरी पूल में तैर रहा था। उसने मेरी जान बचाई। खुशकिस्मती से हम मेलबोर्न में एक दूसरे से वाकिफ़ थे। सो उसने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, बल्कि मुझे वहाँ से बचाकर ले गया। क्या? अज़ीम लाशारी ये सारी बात सुनकर शॉक्ड रह गया। इतना कुछ उनकी बेटी के साथ हो गया और वो अनजान रहा? आपने मुझे वहाँ क्यों नहीं बताया बेटा? नामुमकिन। दानिश जैसे शख्स ने तुम्हारी मदद की? नामुमकिन। वो शख्स जो औरतों में बदनाम मशहूर है।
तानिया ने बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखकर उसे फटी-फटी आंखों से देखा। बेटा आप, अज़ीम लाशारी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो पूरी तरह परेशान हो गया। परेशान मत हो डैड, मैं बिल्कुल ठीक रही, क्योंकि 1 मिनट के बाद ही रज़िया आंटी इत्तेफ़ाक से सबको साथ लेकर मुझे ढूँढने वहाँ आई थीं। आफ़रीन ने इनसे अलग होकर एक मायने ख़ेज़ तंज़िया मुस्कुराहट रज़िया बेगम की तरफ उछाली, जिसने बेइख्तियार नज़रें चुरा ली थीं और खुश्क गले को थूक निगल कर तर्क किया। जब इन लोगों को मैं वहाँ नहीं मिली तो उन्होंने मशहूर कर दिया कि मैं लापता हो गई हूँ। यही नहीं, बल्कि सब मुलाज़िमों को मुझे ढूँढने के लिए अलर्ट कर दिया। अज़ीम लाशारी बेवकूफ़ यकीनन नहीं था कि कुछ न समझता। जो कुछ हो चुका था, ये साफ-साफ जानबूझकर की गई साज़िश थी। उन्होंने घूर कर रज़िया बेगम को देखा। वो शॉक्ड नज़र आने की कोशिश करने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा आफ़रीन? मैंने खुद अपने कानों से मुलाज़िमा को ये कहते सुना था कि तुम छुप कर गरम पूल की तरफ गई हो। मैंने सोचा कहीं तुम्हारे साथ दानिश-सूरी गलत-सलत ना कर दे। दानिश-सूरी की आवारा तबीयत का सोचते हुए मैं कुदरती तौर पर तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी। तभी मैं जल्दी से वहाँ आई। रज़िया बेगम ने शौहर के सामने खुद को बचाने की नाकाम सी कोशिश करते आफ़रीन को सख्ती से डपटा। बिल्कुल, आंटी सही कहती हैं। क्या आप वहाँ यकदम आई थीं? अगर आप मुझे वहाँ भीगे हुए कपड़ों में देखती तो दानिश मुझे थामे हुए हैं, तो मेरी रेपुटेशन सबके सामने मुकम्मल तबाह हो जाती। है ना? वो सब मुझे एक गिरी हुई लड़की समझते, जो इनके लड़के के साथ पूल में पाई गई। इनके पूरे ख़ानदान में मेरी मासूमियत पर हज़ार सवाल उठते। सब मेरे और दानिश के साथ कोई ताल्लुक बना देते और मुझे उस शख़्स से शादी पर राज़ी किया जाता। यही ना? यही ना आपका मंसूबा था ना? आफ़रीन ने ठंडे लहजे में वार किया। वो कोई बच्ची तो नहीं थी कि कुछ समझ ना सकती। इससे पहले आबिश की तरफ से चली गई हर चाल वो सह चुकी थी और अब लोगों के बर्ताव से, नज़रों के अंदाज से जान जाती थी कि अगला क्या चाहता है। लोग मुख्तलिफ थे, चेहरे और किरदार दूसरे थे, लेकिन उनकी चालें, उनकी साजिशें और उनके जाल वही थे जो आबिश इंसानी के थे। रज़िया बेगम यूं बैठी थी गोया काटो तो लहू नहीं। अजीम लाशारी अब शोलाबार नज़रों से उसे घूर रहे थे। इन्हें रज़िया बेगम के इस कदर इंतहा तक जाने की उम्मीद कतई नहीं थी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इनकी ही बेटी के साथ रज़िया बेगम इस तरह की कोई गिरी हुई हरकत करेंगी। वो भी पराए घर में, जिससे इनकी बेटी के साथ-साथ इनकी इज़्ज़त से भी खिलवाड़ करने की साज़िश की गई थी। वहीं पर तानिया लशारी गुस्से से बल खाकर रह गई। सारा मंसूबा ही उल्टा इनके गले पड़ गया था। रज़िया आंटी, अगर आपको वाक़ई मेरी फ़िक्र होती तो आप अकेली मुझे ढूँढने निकलती। ये नहीं कि पूरा घर, पूरा ख़ानदान साथ लेकर। मुलाज़िमों को भी अलर्ट किया गया कि मैं गुम हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई मुझे वहां ना पा सका और इस बात का बतंगड़ नहीं बन सका, बजाय इसके कि आपको परेशान नजर आती। आफरीन ने चुपती नजरों से उसे देखा। वो क्यों उनके गंदे खीर को छुपाती? किस वजह से? उसने साफ बात कही और अजीम लाशारी शर्मिंदा होने के साथ साथ रजिया पर गुस्सा हुआ था। उसे अफसोस था कि वो बेटी को 20 साल बाद ले तो आया, लेकिन इसकी हिफाजत नहीं कर पा रहा था। वो सारी बात समझ गया कि रजिया बेगम ने इशरत सूरी के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की थी, जिसका मकसद आफरीन को बदनाम करना था। वो रंगे हाथों इनके आवारा लड़के के साथ पकड़ी जाती और यूं इसकी इज्जत का तमाशा बन जाता। इसकी मासूमियत सवालिया निशान बन जाती, लेकिन रज़िया बेगम ये भूल गई थी कि आफरीन को निशाना बनाते-बनाते वो अपने शौहर की इज्जत और वक़ार पर भी सवालिया निशान ही नहीं बल्कि काला धब्बा लगाने जा रही थी। शेम ऑन यू! रज़िया, तुम वाक़ई एक चालबाज़ औरत हो। वो गुस्से से काँप रहे थे। तुमने मेरी मासूम बच्ची से आखिर कौन-सी दुश्मनी निकाली है रज़िया? किस वजह से तुम्हें मेरी बच्ची से पुरख़ाश है? क्या बिगाड़ा है इसने तुम दोनों का? तुमने आज मेरा सर झुका दिया है। सच में मेरा सर झुका दिया है। मैं अपनी ही बेटी के सामने सर नहीं उठा सकता। कितने मान और मोहब्बत से मैं इसे लाया था यहाँ, और हुआ क्या? तुमने और तानिया ने शुरू दिन से ही इससे बैर बाँध लिया। इतना बुग़्ज़, इतनी नफ़रत कि तुम पराए घर में भी इसे निशाना बनाते हुए हिचकिचाए नहीं, डरी या झिझकी नहीं। कैसी औरत हो तुम, हाँ? कैसी बेरहम और छलितर औरत से शादी की है मैंने। कौन से गुनाहों की सज़ा हो तुम? वो चीख रहे थे, धाड़ रहे थे, तासुफ से हाथ मल रहे थे, बोलते-बोलते हाँफ रहे थे। इनकी आंखें सुर्ख और नम हो गई थीं। आफरीन ने बढ़कर इन्हें समेटा। वो रोना चाहता था, लेकिन अपनी तन्हाई में। डैड, आपको याद है खाने की टेबल पर इनके शेफ ने मुझे जानबूझकर निशाना बनाया था। आफरीन ने दुख से कहा। मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो तो हीन-आमीज़ सलूक बेटा। मेरे ही सामने मेरी बेटी के साथ एक मुलाज़िम तक ने तक़मीज़ सलूक किया। और ये तुम्हारी और इशरत की मिली भगत थी ना? मैंने तुम्हें इशरत के साथ काना-फूसी करते और हाथ पर हाथ मारते बहुत बार देखा था। क्यों किया रज़िया तुमने ऐसा? अज़ीम लाशारी ने अफ़सोस और दुःख से उसे देखा। इनकी आँखों में हक़ारत थी, नफ़रत थी, हैरत थी।
डैड, इस आफरीन की बात पर तवज्जो मत दें। ये हमको आपसे अलग करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। तानिया लशारी ने एकदम माँ की साइड ली। बकवास बंद करो। अजीम लशारी गुर्राया। देख लो खुद को। तुम्हारी माँ ने कैसी परवरिश की है तुम्हारी। मेरी बेटी होने के बावजूद तुमने अपनी माँ से वही कुछ सीखा है जो तुम्हें उस चालबाज औरत ने सिखाया है। तुम्हें सिवाय दूसरों से हसद करने, साजिश करने के सिवा और कोई कुछ नहीं आता। तुम दोनों एक जैसी मकार औरतें हो। मुझे तो शक है तुम मेरी बेटी हो भी या नहीं। वो धाड़ा था जिस पर तानिया सहम गई। लेकिन रजिया बेगम इसकी आखिरी बात पर ठटक गई कि क्या अजीम को पता चल चुका है कि तानिया इसकी बेटी नहीं। लेकिन फिर आफरीन से नफरत उठ कर आई और उसे शहरीन और उसकी निस्बत से शदीद नफरत थी। उसने अजीम को पाने के लिए बहुत कुछ खोया था। ये सब इस वाहियात लड़की की वजह से है। वो बुरी तरह चीख रही थी। अरे, जैसी माँ थी वैसी ही बेटी होगी ना। तुम्हें इस बेहया लड़की के आगे और कोई नजर भी कैसे आ सकता है अजीम। इस लड़की की मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया है, अंधा। वो कुतिया खुद तो मर गई, लेकिन ये रज़िया नफ़रत और गुस्से हकारत से मुँह से आग उगलने लगी थी, लेकिन इसका जुमला पूरा होने से पहले ही अज़ीम लशारी ने ज़ोरदार का थप्पड़ दे मारा था। थप्पड़ इतने ज़ोर का था कि उसका चेहरा जलने के साथ-साथ मुकम्मल दूसरी तरफ घूम गया था। खबरदार! अगर आगे एक लफ्ज़ भी कहा तो वो राय, मुझे सही मानों में तुमसे शादी पर सख्त पछतावा हो रहा है। तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। काश! काश मैं अम्मा के मजबूर करने पर तुमसे शादी ना करता। तुम? तुम आफ़रीन की माँ के पाँव की धूल के बराबर भी नहीं हो सकती। वो सख्त हकारत से बोले। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? रज़िया सुर्ख आँखों से अपने गाल पर हाथ रखकर आँखों में बेएतबारी भरे चीखी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, हाँ? वो इस वक़्त पागल औरत लग रही थी जिसे नफ़रत और हसद में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। चलो तानिया अपनी नानी के घर चलें। मैं थूकती हूँ तुम्हारे इस बेटे पर और इस घर पर। रहो तुम इसके साथ। भाड़ में जाओ तुम। वो चीखती चिल्लाती कोसने देती निकल गई। आप बहुत बदल गए हैं डैड। जब से आफरीन आई है आपको हमारी कोई परवाह नहीं रही। हम जिए या मरे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डैड। आज का वाक़या मैं कभी नहीं भूलूँगी। कभी नहीं। तानिया रोती हुई रुंधी आवाज़ में बोलती माँ के पीछे निकल गई। आफरीन ने दुख से अपने बूढ़े बाप को देखा और उनके शाने पर हाथ रख दिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी चलने और बाहर निकलने की आवाज़ आई, फिर सन्नाटा छा गया। अजीम साहब थके-थके से सोफे पर गिर गया और सर हाथों में दे दिया। सॉरी डैड, ये सब मेरी वजह से हुआ। हकीकत में आपको ये सब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज ये आपकी गलती नहीं बेटा। मैं एक बेकार शख्स हूँ जो मुकम्मल तौर पर अपनी बेटी की हिफाज़त करने में नाकाम रहा है। अज़ीम साहब ने सारे वाक़यात नए सिरे से सोचते हुए दुःख से आँखें मींच लीं और तासुब से कहा। इनके चेहरे पर दर्द रकम था। मैं ऐसी औरत को अब कतई अपने साथ नहीं रख सकता। मैं जल्दी उसे तलाक देने की कोई राह तलाश कर रहूँगा। ये औरत कभी नहीं ठीक हो सकती। वो जैसे एक फैसले पर पहुँच चुके थे। आफ़रीन ये सुनकर लम्हा भर को दंग रह गई, लेकिन खामोश रही। रज़िया बेगम के भाई फरीद लाशारी और लाशारी साहब में वैसे भी कारोबार और ज़मीन के मामलात पर तनाज़ा चल रहा था। वो अच्छी तरह जान गई थी कि ऐसी सूरत हाल में अज़ीम साहब के वालिदैन इस फैसले से इख्तलाफ ही करेंगे। अज़ीम साहब के लिए रज़िया बेगम को छोड़ना आसान नहीं था। रज़िया बेगम तानिया अंसारी के चले जाने के बाद आफ़रीन अपने बाप के साथ कुछ दिन सुकून से रही। दोनों बाप-बेटी शाम को लॉन में बैठकर माज़ी की बातें याद करते। अज़ीम साहब उसे शहरीन की बातें सुनाता। यूँ कुछ दिन सुकून से गुज़र गए। ये सुबह का वाक़या था। वो हस्बे मामूल बाप के साथ नाश्ते से फ़ारिग होकर ऑफ़िस की तरफ चल पड़ी जब कार पहाड़ी रास्ते पर सफ़र कर रही थी। तो उसे अचानक एक तेज़ मोड़ का सामना करना पड़ा। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ़ एक जानने के लिए कि ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। लेकिन ब्रेक काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। किसी ने गाड़ी के ब्रेक के साथ यकीनन छेड़छाड़ की थी। होश में आते ही आफ़रीन ने तेज़ी से स्टीयरिंग का रुख मोड़ दिया। ब्रेक फेल होने की वजह से कार तेज़ रफ़्तारी से सड़क से नीचे जा रही थी। सामने एक गाड़ी अचानक नमूदार हुई। रास्ता तंग था। वो कार नहीं रोक सकती थी। उसने फ़ौरी तौर पर तंग सड़क के किनारे से गाड़ी गुज़ारने का फ़ैसला किया। गाड़ी के ड्राइवर को एक झटका सा लगा। क्या क्या ये शख्स दिमाग से फ़ारिग़ था? इतनी तंग सड़क पर गाड़ी से गुज़ार कर तेज़ रफ़्तारी से निकल गया। वो दरहकीकत 150 से 160 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से गाड़ी चला रही थी, उसे एक रेस समझकर। रेहान सूरी ने अपना सर उठाया और रेड स्पोर्ट्स कार को पहाड़ी सड़क पर हवा की तरह सफ़र करते देखा। ऐसा लगता था कि ड्राइवर कहीं मोड़ से गुज़रते हुए भी ब्रेक नहीं मार रहा था। यहाँ तक कि उसके पास भी ऐसी स्पोर्ट्स कार तेज़ रफ़्तारी से चलाने का हौसला नहीं था।
गाड़ी में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, फ़ौरन इसके पीछे चलो। रेहाम चौंका। कुछ ही देर में अजीम लशारी हैरान परेशान सा दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। रेहाम ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। उन्हें आता देखकर उसके साने पर हाथ रखकर तसल्ली दी। परेशान ना हो अंकल, बचत हो गई है। आपकी बेटी तो बहुत ज़हीन और बहादुर लगती है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसकी गाड़ी थोड़ी देर के लिए बेकाबू हो गई थी। इसके बावजूद भी वो इस गंभीर सड़क पर गाड़ी को संभालते हुए बैठी रही। बाद में वो एक कीचड़ वाले रास्ते पर चली गई। उसने गाड़ी की रफ्तार को कम करने में काफ़ी मदद दी। जब गाड़ी दरख्त से टकरा गई, तो शुक्र है गाड़ी के दाएं जानब कोई नहीं बैठा हुआ था। अगरचे वह होश खो बैठी थी, लेकिन उसे कोई जिस्मानी चोट नहीं आई है। परेशान मत हो, वो शायद खौफ की वजह से बेहोश हो गई है। रेहाम सूरी अस्पताल से दिन के 12 बजे फारग होकर कंपनी पहुंचा। सीधा मीटिंग रूम का रुख किया। मीटिंग रूम की तरफ जाते हुए राहदारी में उसका सामना शहराम सूरी से हुआ, जो यकीनन मीटिंग से फारग होकर अब कुछ एग्जीक्यूटिव्स के साथ अपने रूम की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। चलते हुए वह एग्जीक्यूटिव्स की बात भी बगौर सुन रहा था, जो इसके पीछे फाइल उठाए उसे कंपनी की कारकर्दगी की इंफॉर्मेशन दे रहे थे। रेहाम को देखते ही उसके तासुरात बुरी तरह बिगड़े। मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ। आज तुम सुबह से ही गायब हो। शहराम ने घड़ी देखकर उसे टोका। रेहाम ने बेख्तियार आंखें मूंद ली और इन एग्जीक्यूटिव्स पर एक नज़र डाली, जो शहराम की गैर मौजूदगी में उसके पीछे दुम हिलाते थे और अब शहराम सूरी का दम भर रहे थे। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को रेहाम सूरी के साथ काम करना पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी शहराम की गैर मौजूदगी में रेहाम का हुक्म मानते थे। उसके लब भींच गया। भाई, उसके लब हिले। शहराम ने उसे खफकी से देखते हुए अपने रूम में आने का इशारा किया। वो सबके साथ उसके पीछे अंदर आया। तुम सबकी मीटिंग में गैर हाजिर रहे। वजह जान सकता हूँ? इस कदर गैर जिम्मेदारी की। शहराम ने कुर्सी पर बैठकर उसकी पुश्त से टेक लगाते हुए पेन हाथों में घुमाते सर्द निगाहों से घूरते उसकी गैर हाजिरी की वजह जाननी चाहिए। भाईजान, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। रेहाम ने बेबसी से थूक निकला। आज सुबह ऑफिस आते हुए एक कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। मैं मुतासरा की जान बचाने के लिए उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गया। आइंदा ना आने की सूरत में कंपनी को पहले से इन्फॉर्म कर देना। वो फिर से फाइल की तरफ मुतवज्जो हुआ, लेकिन रेहाम के दूसरे जुमले ने उसे ठटका दिया। आप पूछेंगे नहीं कि मैंने किसे हॉस्पिटल पहुंचाया और एक्सीडेंट वाली शख्सियत कौन थी? वो अजीम लशारी की बेटी थी, लेकिन तानिया लशारी बिल्कुल नहीं थी। उसने मज़े से बताकर शहराम के तासुरात जानने चाहे। यकीनी तौर पर शहराम ये सुनकर अपनी जगह साकत हो गया था। दिल बेख्तियार शिद्दत से उछलकर धड़का था। शॉक्ड होकर उसने रुख रेहाम की तरफ किया और रेहाम को गहरी जांचती नजरों से देखा। इसकी आंखों में ही नहीं, इसके जिस्म का रवा रवा सवालिया हुआ था। आफरीन यस्तानी? उसके लब हिले। रेहाम ने आंखों से अस्पात का इशारा दिया। बिल्कुल। रेहाम के चेहरे पर दुखी तासुरात उभरे थे। क्या वो बुरी तरह जख्मी हुई है? उसने दाएं हाथ से पेशानी मसली और निचला होंठ परेशानी से काटकर रेहाम को देखा। रेहाम ने दिल में इसकी परेशानी से हंस उठाया और मुस्कुराया, फिर लाइल्मी से कंधे उचकाए। पता नहीं भाई, मैं तो बस इन्हें अस्पताल पहुंचाकर घर इधर आ गया हूँ। उसने शहराम के परेशान चेहरे को देखा। लेकिन मैंने सुना था कि उनकी कार की ब्रेक्स फेल हो गई थी। इस तरह से कार चलाना काफी रिस्क वाला काम था, लेकिन कमाल की खातून थी। इसके बावजूद भी गाड़ी महारत से चलाती रही और आगे जाकर कीचड़ वाले रास्ते पर डाल दी। उस कीचड़ ने उसकी कार की रफ्तार कम कर दी और आगे जाकर उन्होंने कार दरख्त से टकरा दी। इस तरह वो सर्वाइव कर गई, लेकिन जब मैं पहुंचा तो वो खौफ से बेहोश हो चुकी थी। डायरेक्टर सिकंदर कुरैशी इस वक्त शहराम के पास खड़ा ये सब सुन रहा था। हैरत की बात है, ब्रेक फेल होने की सूरत में सर्वाइव करना निहायत मुश्किल काम है। खातून यकीनन खुशकिस्मत होने के साथ साथ गाड़ी चलाने में माहिर लगती हैं माशाल्लाह। उन्होंने तारीफ की, जिस पर शहराम ने चौंक कर उसे देखा। उसने इन गुज़रे सालों में आफ़रीन के साथ काफ़ी सर्द रवैया रखा था। ताहम इस मकाम पर उसके ज़हन में सिर्फ़ आफ़रीन यज़दानी की शरारती, चालाक और शर्म-ओ-हया से पलकें झपकाते, होंठ काटते तस्वुर में थी। 2 दिन पहले ही तो वो उसके सामने सर झुकाए और शर्म से गुलनार चेहरे के साथ भीगी-भीगी सी खड़ी थी। और आज वो बुरी तरह हादसे का शिकार हो गई थी। और ये गैर यकीनी बात थी कि आया वो ज़िंदा थी या। शहराम सूरी का दिल बुरी तरह दुख रहा था, अंदर से तड़प रहा था। अचानक ही वो सबसे सुर्ख चेहरे के साथ इज़्तिराबी अंदाज में उठ खड़ा हुआ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं महसूस हो रही। घुटन पड़ रही है मुझसे। मैं खुली हवा में जाना चाहता हूँ। ये कहते ही टाई की नॉट इज़्तिराबी अंदाज में ढीली करता बिना किसी को देखे बाहर निकल गया। सब एग्ज़ीक्यूटिव्स इसके यूँ अचानक ना समझ में आने वाले अंदाज पर दम-बखूस से एक-दूसरे को देख कर रह गए। वहीं पर रेहाम सूरी ने मायनी ख़ेज़ मुस्कुराहट दबाई थी। एक एग्ज़ीक्यूटिव ने
रेहाम के कान में सरगोशी से पूछा, क्या बॉस ऑफिस छोड़कर चले गए हैं? इसकी बात सुनकर रेहाम का कहका खुद साख्ता था। हर कोई इस तासुर में था कि शहराम सूरी को कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं कर सकती। हैरत की बात यह है कि आज उसकी शख्सियत का एक कमज़ोर नुक्ता सामने आ गया। वो जितना हैरान होते कम था, सवाए रेहाम सूरी के, जो अपने भाई के दिल की कैफियत अच्छी तरह जान चुका था। उससे दानिश सूरी बहुत पहले से आगाह कर चुका था। शहराम सूरी परेशान चेहरे के साथ कार की पिछली नशिस्त पर बैठा मुसलसल बेकरारी से आफरीन को ही सोच रहा था। हादी पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता अस्पताल की तरफ रवाना था। वहां पहुंचकर उसने हादी के दरवाजा खोलने का इंतजार भी न किया, खुद ही दरवाजा खोलकर तेजी के साथ वीआईपी वार्ड की तरफ बढ़ा। लेकिन अंदर जाते हुए उसे दरवाजे के करीब रुक जाना पड़ा। अंदर से वलीद गर्वीजी आफरीन के बेड के साथ कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा था। आफरीन जस्तानी का एक हाथ उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। शहराम के कदम यकदम रुक गए। वो दीवार से अलग कर छुप गया। गुस्से में उसकी पेशानी की रगे उभर आई थी। उसने सुनने की कोशिश की। वलीद गर्वेज़ी नरमी और मोहब्बत से कह रहा था, क्या अब तुम्हारा सर अब भी चकरा रहा है? हाँ, लेकिन थोड़ा-सा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी क्या कर दूँगी। आफ़रीन की कमज़ोर और नहकाहत भरी आवाज़ शहराम के कानों में पड़ी। डॉक्टर ने कहा ऐसा महसूस करना आम बात है। तुमने मुझे अंदर तक डरा दिया आफ़ी। मैं अब तुमसे दूर रहने का मुहतमिल नहीं हो सकता। मैंने अपने ऑफ़िस की एक ब्रांच यहाँ इस्लामाबाद में खोलने का इरादा कर लिया है ताकि तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी हिफ़ाज़त कर सकूँ। इसका नर्म मुलायम हाथ पकड़कर वलीद ने अपने चेहरे के करीब किया। आफ़रीन ने बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखा। तुम्हारी चोटें जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ तुम्हारे पास रहूँगा। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। आफ़रीन ने बेदिली से अपना हाथ उसके हाथ से निकालकर आँखें मूंद लीं। मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहता आफ़ी, ना ही वक़्त ज़ाया करना चाहता हूँ। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसके लहजे में इल्तिजा थी। शहराम वार्ड के बाहर खड़ा सब कुछ बड़े ज़ब्त से सुन रहा था। इसके बाजुओं और हाथों की रगें उभरी हुई थीं। हाथ की बंद मुट्ठियों से नज़र आती सब्ज़ नसें उसकी गुस्से, बर्दाश्त और ज़ब्त को ज़ाहिर कर रही थीं। अचानक ही उसने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा अहमक तरीन इंसान जाना था, जो आफ़रीन के हादसे का सुनकर बिना कुछ सोचे-समझे यूँ भागता हुआ हॉस्पिटल इसके पीछे आ गया था, जहाँ इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसका ख़्याल रखने वाला, मोहब्बत करने वाला शख़्स अंदर इसका हाथ पकड़े इसके पास और इसके करीब मौजूद था। यही नहीं बल्कि इससे शादी का भी ख़्वाहिशमंद था। इसका साफ-साफ यही मतलब था। इससे पहले मेलबोरियम में जब वो इसके साथ थी, यूँ ही वलीद से मिलकर इसे धोखा देती रही थी। उसके सामने पाकबाज़ और शर्म-ओ-हया का पैकर बनकर रहने वाली, उससे हमेशा मोहब्बत का दावा करने वाली, उसकी पीठ पीछे वलीद के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ाती रही थी, जिसका वाज़ेह सबूत आज वो अपनी आँखों से देख रहा था। कैसे इसको झुठलाता? किस तरह वलीद ने उसकी मोमी हाथ पकड़ा हुआ था। वो हाथ जो कभी उसके शाने पर, कभी उसके चेहरे पर नरमाहट बिखेरते थे, आज वो हाथ किसी और मर्द के हाथ में थे। इसमें इनकी घटिया बातें ज़्यादा देर सुनने का हौसला नहीं रहा था। वो गुस्से में पलटा और लिफ्ट की तरफ चल दिया।